तो आज जो है हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका नाम है सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो टर्म्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हैं, जो कि है एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। देखो बच्चे, एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स में आपने कभी एडहेसिव्स का नाम सुना होगा, जो चिपकते हैं, फेविकोल वगैरह एडहेसिव्स होते हैं। देखो जी, जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में भी फोर्सेस होते हैं। एडहेसिव फोर्स का मतलब कि फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स, मतलब कि डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होगा उन्हें हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं? फोर्स बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स। अब आप सोचोगे कि ये चक्कर क्या है, अभी हम पढ़ क्यों रहे हैं और ये कहानी अभी है क्या। देखो, जो सारी कहानी अभी यहाँ पर ये है कि एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, उससे समझाते हैं। मान लो आप हाथ में पानी लेते हो, तो पानी और पानी के मॉलिक्यूल में जो आपसी फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। जैसे पानी मैंने लिया हाथ में, कई सारा पानी उलट दिया, पानी के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स क्या कहलाएगा? कोहेसिव फोर्स। और पानी और हाथ के मॉलिक्यूल का जो फोर्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? एडहेसिव फोर्स। समझे बच्चे? नहीं समझे? मेरे हाथ में पानी है, जो मॉलिक्यूल जैसे टच कर रहा है हाथ को, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो टच कर रहे हैं हाथ को, और वाटर मॉलिक्यूल और हाथ के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा, ऐसा फोर्स क्या होगा? एडहेसिव फोर्स होगा। तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं और ये कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हम आपको बताते हैं बच्चे डिटेल में। बट सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी था एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स होते क्या हैं। इसी के थ्रू हम आपको सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी समझाते हैं बच्चों। सरफेस टेंशन एक फिनोमेना है, शायद केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हो तो पढ़ा हो, था तो सही केमिस्ट्री में, ये पढ़ा है तुमने? चलो ठीक, चलो बच्चे इधर देखो। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, सरफेस टेंशन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें वाटर या कोई फ्लूइड है, ठीक है। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल को कंसिडर करें, जैसे एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो उसके आसपास कई सारे सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स होंगे और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे और उनके बीच में आपसी फोर्सेज होंगे। अब ये मॉलिक्यूल है, इस पर हर ओर से फोर्स लग रहा है और जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, और नेट फोर्स एक तरीके से क्या हो जा रहा है? ज़ीरो हो जा रहा है, कैंसलेशन हो जा रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा ये आराम से बैठा होगा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं है, ना फोर्स ना कोई परेशानी। बट ये मॉलिक्यूल अंदर है फ्लूइड के, जो मॉलिक्यूल फ्लूइड के अपर सरफेस पे होते हैं उनके साथ ऐसी कहानी नहीं होती, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कैसे? जैसे मान लो नीचे मॉलिक्यूल खींच रहा है, राइट खींच रहा है, लेफ्ट खींच रहा है, बट ऊपर मान लो एयर है। अब एयर के मॉलिक्यूल उतना अच्छा खींच नहीं पा रहे हैं, कुछ फोर्स ऊपर से लग नहीं रहा है, तो इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स नॉन जीरो होगा, या नेट फोर्स एक्चुअल में कुछ होगा। इससे ये मॉलिक्यूल कभी स्टेबल फील नहीं करेगा लाइफ में, मतलब उसको स्टेबल फील नहीं होगा कि यार लाइफ कैसी सी है, मेरे को खिंचाव आ रहा है, कंटिन्यूसली इस पर फोर्स लग रहा है, स्टेबल फील नहीं होगा, मतलब टेंशन में रहेगा हमेशा। उस पर एक तरीके से नीचे एक पुश लग रहा है, देखो, क्योंकि अगर नेट फोर्स नीचे लग रहा है तो एक तरीके से क्या लग रहा है? पुश लग रहा है, बट फिर भी वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल उसको आने नहीं देंगे। तो बेसिकली ऐसा क्या होता है कि जो भी फ्लूइड की लेयर होती है, जो अपर सरफेस होता है, उस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे नेट फोर्स नॉन जीरो होता है, क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल्स और ऊपर के मॉलिक्यूल जो एयर, जैसे ऊपर जैसे मान लो ये वाटर है और ऊपर एयर है, तो एयर के मॉलिक्यूल भी आपका होगे लगाएंगे, बट एयर कितनी डेंस होती है, बहुत कम होते हैं मॉलिक्यूल, उतना फोर्स नहीं क्रिएट कर पा रहा ऊपर, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, और नेट फोर्स जीरो ना होने की वजह से वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा बच्चे? स्टेबल। अब जैसे मान लो हम पे नेट फोर्स जीरो आराम से बैठे हुए स्टेबल है, जिसमें नेट फोर्स नॉन जीरो है, जिसका काम हमेशा पेंडिंग रहेगा, उस पर हमेशा क्या रहता रहेगा? हमेशा फोर्स लगा रहेगा, कोई दिक्कत रहेगी, परेशानी। तो ऐसे में जो अपर सरफेस है उसके मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स नॉन जीरो होता है, और इस वजह से जो अपर सरफेस है उस पर
एक टेंशन अराइज होती है, इसे कहते हैं सरफेस टेंशन। बट एक्चुअली क्या है, जो मैंने लाइन बोली सरफेस टेंशन, इसको आप अभी ऐसे समझ नहीं पाओगे, थोड़ा सा हम बताते हैं बच्चे। एक्चुअली क्या होता है, अपर सरफेस के मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स होता है वो नॉन जीरो होता है, उस वजह से ना अपर सरफेस जो होता है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन क्या, कैसे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, मतलब एक तरीके से ऐसी स्ट्रेच, जैसे आप एक कपड़ा पकड़ो और कपड़े को खींच दो, तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एक तरीके से ऐसे जैसे वैसे बिहेव करता है, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा बिहेव करता है। तो एक्चुअली क्या है कि कई बच्चे कहते हैं सर हमने तो नहीं दिखता कभी वाटर का जो अपर सरफेस होता है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, मैंने कई बार पानी के ऊपर चींटे चलते हुए देखे, चींटियां चलते हुए देखी, तैरते हुए नहीं, चलती हुई देखी। एक्चुअली क्या होता है कि वो सरफेस टेंशन की वजह से वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, तो उस पर कीड़े बकायदा चल पाते हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो डालो और ये जो मैंने लाइन बोली अगर ये डाल के देखो तो आपको कीड़े उसमें वीडियो में एनिमेशन मतलब बकायदा लाइव दिखाएंगे, वो लोग डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि चल रहे हैं बकायदा, क्योंकि वो स्ट्रेच हो जाती है मेम्ब्रेन। अब स्ट्रेच होने का कारण आप समझ ही गए होंगे बच्चे, क्योंकि अपर सरफेस अनबैलेंस्ड होती है। कैसी होती है? अपर सरफेस के मॉलिक्यूल अंदर जाना चाहते हैं बट जा नहीं सकते, वो भी स्टेबल होना चाहते हैं बट हो नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई किसी ना किसी को तो रक्षा मतलब ऊपर जाना ही पड़ेगा। जैसे मान लो देश की रक्षा करते हैं हमारे सैनिक, उनको भी छुट्टी मना नहीं होती है, बट सारे सैनिक हमेशा छुट्टी मना नहीं सकते हैं, किसी न किसी को तो वहाँ रहना पड़ेगा। तो सेम सिचुएशन यही है कि अच्छा ये मॉलिक्यूल्स ऊपर के सरफेस पे हैं, अब भाई कोई ना कोई तो अपर सरफेस पे रहेगा ही रहेगा और उसको अनबैलेंस फोर्स का सामना करना पड़ेगा, टेंशन का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से जो फ्लूइड की अपर सरफेस है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। और अगर आपको नहीं लगता समझ में आता तो आप देखो छोटे छोटे कीड़े आप देखना, आप YouTube पे डाल के देखना, आपको देखिए कि छोटे छोटे कीड़े बकायदा चल सकते हैं, तैरेंगे नहीं, चल सकते हैं। अगर आप नीडल सुई लोहे की होती है उसको आराम से भी प्लेस करो तो डूबेगी नहीं। अब जबकि जो नीडल होती है वो लोहे की होती है, लोहे की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो बायनेंसी प्रिंसिपल के हिसाब से तो डूब जानी चाहिए, बट जो अपर सरफेस होती है वो स्ट्रेच्ड होती है थोड़ी सी, तो ऐसा बिहेवियर शो होता है, ये सरफेस टेंशन होता है बच्चे। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ठीक है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बट थोड़ा और डिटेल में समझाइए। देखो बच्चे थोड़ा डिटेल में ना समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशंस पे आ जाते हैं। मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी आज की क्लास से पहले और कहा था उसको देख लेना, नहीं भी देखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, मैंने आपको बता देता हूँ उस वीडियो में क्या था बच्चों। देखो बच्चे मान लो हमारे पास एक फ्रेम है, देखो एक फ्रेम है, एक कॉपर का या कोई मेटल का फ्रेम है, फ्रेम मतलब ये खाली है, ये तार है, एक वायर है, हमने ऐसा फ्रेम बना दिया, अंदर से क्या है ये खोखला खाली, कुछ नहीं है यहाँ। इसमें एक मूवेबल आर्म है, मूवेबल आर्म मतलब ये आगे पीछे जा सकती है, ये ठीक है। अगर मान लो इसको मैं सोप सॉल्यूशन में डिप कर दूं, ये नीचे वाले हिस्से को सोप सॉल्यूशन में डिप कर दूं और बाहर निकालूं तो यहाँ सोप की फिल्म बन जाएगी। यस सर। सोप फिल्म मतलब समझ आए बच्चे? यस सर। एक पतली सी लेयर सी बन जाएगी, सोप फिल्म बन जाएगी। अब क्या होगा, जैसे ही आप निकालोगे तो ये अपने आप अंदर जाने लग जाएगी। हाँ देखो बच्चे वीडियो हमने भेजी थी, आप उसको देखना। तो आप जैसे ही इसको बाहर निकालोगे सोप की एक लेयर चढ़ जाएगी इसके ऊपर, जितना एरिया जितना डालोगे। जैसे बचपन में हम वो गुब्बारा फुलाने वाला भी तो लेते थे, गुब्बारा एक तो सोप सॉल्यूशन बनाते थे, पाइप से गुब्बारे फुलाते थे, दूसरा हम तो पाइप से लेते थे, वो जो बाहर बेचने वाला वो किससे फुलाता था? मशीन तो अच्छी बाद में आई थी। उनके पास एक ऐसा सर्कल सा हुआ करता था, यूं हाँ सर, वो ऐसे करके हाँ करते। हाँ सर, ये सर्कल सा था, एक सर्कल सा था और इसके साथ एक डंडी अटैच होती थी, इसको ऐसे ऐसे डुबाते थे तो इस पे क्या हो जाती थी? फिल्म आ जाती थी, फिर फूंकता था तो गुब्बारा बन जाता था। थोड़ा याद आ रहा है बच्चे आप लोगों को? तो खैर कोई नहीं, अभी तो हमारा इस चीज का डिस्कशन नहीं है। इधर देखो बच्चे, तो जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे तो अपने आप ना ये मूवेबल आर्म अंदर की तरफ जाने लग जाएगी। कैसे? अपने आप। अब कारण ये है ये अपने आप क्यों मूव कर रही है? जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें आप देखना वो अपने आप अंदर की तरफ पुश हो रही थी, दोनों साइड था उसमें, ठीक है, अपने आप अंदर जा रही थी।
अब अपने आप अंदर का कारण क्या है, देखो बच्चे बताते हैं। होता क्या है, एक लिक्विड है हमारे पास, उसमें जितना फ्री सरफेस होता है उतना प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना फ्री सरफेस होगा उतना क्या होगा, अनबैलेंस फोर्सेस होंगे। तो लिक्विड हमेशा कोशिश करता है उसका फ्री सरफेस कम से कम हो। फ्री सरफेस ज्यादा होगा तो ज्यादा अनबैलेंस फोर्सेस होंगे। देखो बच्चे, फ्री सरफेस की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ्री सरफेस का एरिया कम से कम होना चाहिए। फ्री सरफेस का एरिया मतलब कि जो जैसे लिक्विड और एयर के बीच का जो सरफेस है, इंटरफेस है, वो कम से कम होना चाहिए। एरिया जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। इसमें कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि जो लिक्विड की ड्रॉप होती है, पानी की बूंदें होती हैं, स्फेरिकल ही क्यों होती हैं, वो क्यूबॉइडल शेप की क्यों नहीं होती, सिलेंडर शेप की क्यों नहीं होती? पानी की बूंदें क्यों स्फेयर होती है ना? कम एरिया चाहिए होता है। देखो बच्चे, पानी की बूंदें, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पानी की बूंदें स्फेरिकली क्यों होती हैं, क्यूबॉइडल क्यों नहीं होती, क्योंकि स्फेयर एक ऐसी शेप होती है जो ज्यादा वॉल्यूम स्टोर कर सकता है कम एरिया पे, कम सरफेस एरिया पे ज्यादा वॉल्यूम। उससे हमें क्या फायदा होगा, उससे क्या फायदा होता है? देखो बच्चे, जितना कम एरिया, जितना कम फ्री सरफेस एरिया, उतना कम अनबैलेंस फोर्सेस, उतने मॉलिक्यूल्स पे अनबैलेंस फोर्सेस कम लगेंगे। तो अनबैलेंस फोर्स कम लगेंगे तो सरफेस टेंशन वगैरह जो होगा वो कम लगेगा। खैर ये हम थोड़ा सा बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, चलो खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तो ये टॉपिक जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट बाद में भी डिस्कस करेंगे। बट ये अपने आप अंदर की तरफ मूव करने लग जाता है, क्योंकि इस पे सरफेस टेंशन लगता है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लगता है। क्या लगता है? फोर्स ऑफ। अब ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है? देखो बच्चे, अब ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या है? देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, सरफेस टेंशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे लिखते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ एंड एस इज सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन एक्चुअल में होता क्या है और इन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है? देखो जी, सरफेस टेंशन किस वजह से अराइज हुआ, ये तो आप समझ गए, अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से। कौन से अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से? अनबैलेंस्ड कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स की वजह से। कोहेसिव एडेसिव फोर्स कैसे? देखो ये मॉलिक्यूल था पानी का, इस पे नीचे जो फोर्स लग रहे थे, पानी के आपस के फोर्स लग रहे थे, पानी का आपस का फोर्स क्या कहलाएगा? कोहेसिव फोर्स। और ऊपर जो मॉलिक्यूल होगा, जो क्या होगा, एयर का होगा थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल, एडेसिव। ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस या कैंसिल नहीं कर पाए, और अगर सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाए तो क्या डेवलप हुआ? सरफेस टेंशन। क्या डेवलप हुआ? सरफेस। फॉर्मूला वाइज सरफेस टेंशन क्या होता है? फॉर्मूला वाइज सरफेस टेंशन होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। अब ये है सरफेस टेंशन किस फिनोमेना पे डिपेंड करता है, किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है? देखो बच्चे, सरफेस टेंशन बेसिकली नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो हमारे पास जैसे मान लो कोई फ्लूइड है हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्लूइड अलग हो जाएगा तो उसका सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पानी ना हो के कोई और फ्लूइड हो जाए तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्योंकि देखो बच्चे, मॉलिक्यूल्स अगर चेंज हो जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ वाटर है, वाटर की जगह सोप सोल्यूशन हो जाएगा, अल्कोहल हो जाए, तो ऊपर और नीचे वाले लगने वाले फोर्सेस में क्या आ जाए? डिफरेंस आ जाए। तो उससे अनबैलेंस फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। और अनबैलेंस फोर्सेस चेंज हो जाएंगे तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा? एक तरीके से चेंज हो जाएगा। तो एक तरीके से आप ये कहोगे कि सर सरफेस टेंशन क्या सभी फ्लूइड का, लिक्विड का अलग अलग होता है? बिल्कुल अलग अलग होता है। सभी फ्लूइड का सरफेस टेंशन क्या होता है? अलग अलग होता है। जो अल्कोहल का होगा वो वाटर का नहीं होगा, वो किसी और का अलग होगा, किसी और का अलग, क्योंकि हर एक मटेरियल अलग अलग होता है। तो सभी में अनबैलेंस फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस सब अलग अलग ही होंगे ना सभी में, क्योंकि सभी में सेम नहीं रहेगा हिसाब, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल के बीच का आपस का फोर्स डिफरेंट होगा। अब ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ये फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखो बच्चे, तो एक काम करना है बच्चे, जिसको लिखना है लिख लो, मैं 1 मिनट दे देता हूँ ताकि हम आगे बढ़े इसको मिटा करके, ठीक है? देखो बच्चे, एक्चुअल में क्या होता है कि अब ये जो हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ते हैं, तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है? देखो बच्चे, जैसे मान लो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या हो गया? S इंटू एल। ये है क्या? इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चे। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, उसके अंदर क्या था कि ये जब हम इसको डिप करते हैं सॉफ्ट सॉल्यूशन में,
तो ये अपने आप अंदर जाने लग जाता है। ये अपने आप अंदर क्यों मूव कर रहे हैं, हम खुद एफर्ट तो नहीं कर रहे, क्यों जा रहे हैं अपने आप? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स अराइज होता है जो कि इसके एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। क्या करता है बच्चे? मिनिमाइज। जितना कम फ्री सरफेस होगा उतना बेटर होगा इसके लिए, क्योंकि फ्लूइड का फ्री सरफेस होने में फ्लूइड को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्री सरफेस होगा उतना अनबैलेंसेड फोर्सेस ज़्यादा होंगे। जितना कम फ्री सरफेस होगा, फ्री सरफेस कौन समझ में आ रहा है बच्चों? देखो जैसे ये जो सरफेस है ये फ्री है, मतलब बाकी जो वॉल्यूम है उसमें अंदर है ना, उसमें नेट फोर्स बैलेंस्ड है, बट इस सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पे नेट फोर्स बैलेंस नहीं है। तो ऐसे सरफेस को क्या कहते हैं? फ्री सरफेस। जो एक मान के चलो किसी और फ्लूइड से कांटेक्ट में होता है, उसे हम फ्री सरफेस कह सकते हैं। तो जैसे मान लो हमारी है, तो जितना कम इसका एरिया फ्री होगा, मतलब एरिया फ्री मतलब कि एयर और सोप का इंटरफेस होगा, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। तो इसकी वजह से एक फोर्स अराइज होता है जो कि जिसकी वैल्यू जो होती है सरफेस टेंशन इंटू लेंथ के बराबर होती है। लेंथ के बराबर कैसे? जैसे मान लो बच्चे लेंथ है, ये लेंथ है, अब इस पे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लग रहा है, कितना लग रहा है? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। बट इस केस में एक्चुअल में क्या है बच्चे, इसकी जो लेंथ लेंगे वो टोटल लेंथ लेंगे। अब टोटल लेंथ का मतलब क्या होगा? देखो बच्चे, जब हम लोग किसी सोप सॉल्यूशन को लेते हैं और ये जो है हम इसको डिप करते हैं सोप सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर दो एयर और वाटर इंटरफेस बनते हैं। दो एयर वाटर इंटरफेस मतलब जैसे मान लो ये है हमारे पास, अब यहाँ पर लिक्विड फिल्म बन गई। देखो बच्चे, लिक्विड फिल्म बन गई, लिक्विड की लेयर बन गई, फिल्म बन गई, ठीक है। तो इधर जो फिल्म है वो भी एयर के कांटेक्ट में है, इधर जो फिल्म है वो भी एयर के कांटेक्ट में है। तो यहाँ दो बार इधर और उधर सरफेस होते हैं। तो यहाँ लेंथ को L ना लेके यहाँ लेंथ को क्या लेते हैं? 2L लेते हैं। ये रिजल्ट आएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चे? ये क्यों? कारण बताओ बच्चे, दोबारा कारण बताओ क्या? सर क्योंकि सर उसमें सर दोनों तरफ होता है सर, क्योंकि ये सोप सॉल्यूशन है, सोप क्लियर है, इधर भी एयर है, दोनों साइड सोप सॉल्यूशन है, इधर सोप सॉल्यूशन और एयर है, उधर भी एयर, दोनों ही सरफेस। जैसे इधर के मॉलिक्यूल भी एयर के साथ कांटेक्ट में है और जो मॉलिक्यूल उधर भी होंगे उस साइड वो भी एयर के कांटेक्ट में है। जैसे मान लो ये पन्ना है, ये पन्ना है, मैं पूछूं इसके कितने मॉलिक्यूल्स एयर के कांटेक्ट में? तो इधर वाला एरिया भी एयर के कांटेक्ट में है, साइड वाला, और इस साइड वाला भी एयर के कांटेक्ट में। तो इस तरीके से यहाँ हम 2 लेते हैं और ये हमारा रिजल्ट रहता है बच्चे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बच्चे, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अपनी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रखा है एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का 10.16 क्वेश्चन है। एक हमारे पास फ्रेम है यू शेप का, उसमें एक स्लाइडर लगा हुआ है, स्लाइडर की लेंथ 30 सेंटीमीटर है। इसको हमने एक फिल्म में डिप किया और बाहर निकाला, इसके साथ एक वेट ऐड कर दिया। वेट ऐड करने के बावजूद भी रेस्ट पे है, सरफेस टेंशन और फिल्म पूछा हुआ है। अब सबसे पहले इस पे कॉन्सेप्ट क्या है ये जानना जरूरी है। देखो बच्चे, मैंने आपको पहले बताया था कि ये अपने आप अंदर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि इस पे अपने आप एक फोर्स लग रहा होता है। और वो कौन सा फोर्स होता है? वो होता है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो क्या इस लिक्विड पे भी एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा? अनिरुद्ध बताएगा बच्चे, क्या फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? ऊपर की तरफ लग रहा होगा, वो फोर्स लग रहा होगा, उसे क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। आप बताना बच्चे, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्यों लगता है, किस वजह से लगता है, क्या कारण लगता है? वो सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करता है। क्या करता है? सरफेस एरिया को कम करता है। देखो बच्चे, जब ये लिक्विड फिल्म में एक अपने आप फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, जिसे कहेंगे फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। वो सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री सरफेस में नहीं होंगे। जैसे मान लो कोई भी कंट्री है, आप देखो हर कंट्री चाहती है कि उसके दूसरे कंट्री से डिस्प्यूट्स ना हो, मतलब जबरदस्ती नहीं चाहती। चाइना वाइना की बात मत करना बच्चे, वो तो पागल ही है। इंडिया की बात करो, इंडिया एक्चुअली क्या है, कभी नहीं चाहता डिस्प्यूट हो, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता उसके सैनिक वहीं पड़े रहे हमेशा। पर जितना डिस्प्यूट होगा उतने सैनिक कहाँ रहेंगे? बॉर्डर पे रहेंगे, उतने सैनिकों को क्या होगी? दिक्कत होगी। तो ऐसे ही कोई सरफेस नहीं चाहता उसका सरफेस एरिया क्या हो? ज्यादा हो, ज्यादा सरफेस एरिया मतलब ज्यादा दिक्कत है, तो कम करने की कोशिश करते हैं। इंडिया भी डिस्प्यूट कम करने की कोशिश करती है। कम डिस्प्यूट होगा तो कम फौजी वहां रखने पड़ेंगे, ताकि फौजी लोगों की लाइफ अच्छी सी है, कम से कम रोटेशन करते रहे आराम से, मतलब ऐसी खतरनाक जगह ना रहना पड़े।
तो यही है बच्चे, सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करता है ताकि सरफेस एरिया कम हो, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये भी ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, जो कि सरफेस एरिया घटा रहा होगा, बट नीचे वेट ऐड कर दिया। तो अभी ये स्लाइडर ना ऊपर जा पा रहे ना ये नीचे, क्योंकि ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं। कौन कौन बैलेंस कर रहे हैं? फोर्स ऑफ सरफेस, सरफेस टेंशन नहीं, पूरा बोलो, फोर्स ऑफ सरफेस, क्योंकि सरफेस टेंशन सिर्फ बोलोगे तो आप बोल रहे हो एस, एस होता है सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वेट। किसका वेट? जो नीचे हमने क्या कर दिया, हैंग कर दिया। अगर इसको हैंग नहीं करते तो क्या होता, ये अपने आप ऊपर भाग जाता, ऊपर मुंह करता। वीडियो देखना बच्चे, वीडियो अच्छा था, दिया था इसलिए दिया था ताकि आप देख के आओ। चलो कोई नहीं, अब ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस इंटू 2L, और वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कई बार बच्चे यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, सर इसकी शेप से कोई असर पड़ेगा क्या? यहाँ तो शेप अलग थी, यहाँ शेप अलग थी। देखो यार, शेप वेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है किससे पड़ता है? लेंथ से पड़ता है। किससे पड़ता है? लेंथ। इस लेंथ पे लग रहा है ना सरफेस टेंशन, लेंथ पे पड़ता है, और शेप पे कोई नहीं पड़ता, चाहे यू शेप का हो चाहे इसका हो। हमें मेनली क्या लेना है, ये लेंथ लेनी है, ये लेंथ लेनी है, हमने ले लिया। एल लेंथ की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर, मीटर में क्या लिखोगे, 0.3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। समझे या नहीं समझे बच्चों, बोलो। अब सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, मैं बता रहा हूँ, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ही। किसकी यूनिट पूछ रहा हूँ? सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन है, इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और लेंथ की क्या होती है, मीटर। ये सरफेस टेंशन की यूनिट होती है। ध्यान रखना बच्चों, आमतौर पे टेंशन जो होती है वो फोर्स होती है, बट सरफेस टेंशन फोर्स नहीं होती है। टेंशन 5th चैप्टर में पढ़ते थे ना, टेंशन इज अ फोर्स, बट सरफेस टेंशन फोर्स नहीं होता है, ध्यान रखना। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन का टॉपिक फिनिश कर दिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसे हम कहते हैं सरफेस एनर्जी, जिसे हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। तो चीज हम मिटा देते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक विच इज सरफेस एनर्जी। देखो अच्छा, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी एक दूसरे से कोरिलेटेड टॉपिक है, तो अभी हम इसके बारे में भी पूरा डिस्कशन करेंगे। देखो अच्छे, तो अब हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। देखो अच्छा, मान लो हम वही लेते हैं फ्रेम जो हमने अभी डिस्कस किया था, सोप सॉल्यूशन वाला। तो फ्रेम है, इसको हमने सोप सॉल्यूशन में डिप किया, एक फिल्म बन गई। इस पे एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स का हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और ये क्या कोशिश कर रहा होगा, ये क्या कोशिश कर रहा होगा? सरफेस एरिया को रिड्यूस कर रहा होगा। देखो बच्चे, जितना ज्यादा फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस जितना ज्यादा होता है उतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना ज्यादा फ्री सरफेस होगा उतने मॉलिक्यूल्स अनबैलेंस फोर्सेस फेस करेंगे। जितना लड़ाई होंगी, टेंशन होंगी, उतने हमारे बॉर्डर पे जो सोल्जर्स होंगे उनको दिक्कत से रहना पड़ेगा, ज़्यादा सोल्जर्स को रहना पड़ेगा। फ्री सरफेस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फ्री सरफेस ज़्यादा होगा तो सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगी। अब कई बार बच्चे, जैसे ही मैं लिखता हूँ सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगी, तो अभी एक्चुअली हमने डिस्क्राइब कुछ भी नहीं किया है, बट यहाँ बच्चों का एक थोड़ा सा रहता है कि ऐसा कैसे सरफेस एनर्जी। देखो बच्चे, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चाहे केमिस्ट्री की बात करते हैं चाहे फिजिक्स की बात करते हैं, किसी भी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब साफ ये होता है कि वो स्टेबल नहीं है। जैसे मान लो एक बच्चा है, उससे पूछते हैं तेरे नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है क्या, उछलता रहता है, तो ज़्यादा एनर्जी है उसके अंदर, अनस्टेबल है, इधर उधर भागता रहता है, तो दिक्कत करता है घरों में। भाई जिन घरों में छोटे भाई बहन होते हैं उनको खासकर पता ही है कैसा सिचुएशन होता है बच्चे। तो सब छोटे भाई बहन ऐसे नहीं होते, खैर चलो वो बात अलग है, बट सरफेस जितना ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो फ्री सरफेस ज़्यादा होने से दिक्कत होती है, सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी लेस स्टेबल होगा। क्या होगा? लेस स्टेबल, स्टेबिलिटी नहीं होगी। जैसे मान लो
इंडिया और चाइना के भी टेंशन चल रही हैं बॉर्डर पे। तो इंडिया के बहुत सारे सोल्जर बॉर्डर पे है, बहुत बड़े अमाउंट में सोल्जर बॉर्डर पे है, चाइना की बहुत ज़्यादा है। तो टेंशन है हमारे अंदर, वो लेस स्टेबल है। अभी हम लोग हमारे उनके बीच में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अनस्टेबल कंडीशंस बनी हुई हैं। आज के टाइम तक भी अनस्टेबल कंडीशंस हैं हम लोगों के, उनकी काफ़ी तनातनी है। तो खैर एक्सप्रेशन निकालना है तो हम देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये फोर्स अंदर की तरफ खींच रहा है, बट मान लो हम चाहते हैं नहीं जाए अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रोकेंगे। हम एक बाहरी फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाहर से फोर्स लगाएंगे, जो फोर्स अंदर खींच रहा है उसको रोकने के लिए एक बाहर फोर्स लगाएंगे। अगर हमारा फोर्स मान लो थोड़ा सा भी अंदर वाले फोर्स से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो वो उधर की साइड हो जाए। कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। अभी वो एरिया कम कर रहा था, हम एरिया बढ़ाएंगे। तो एरिया बढ़ने से, क्योंकि हमें पता है सरफेस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। तो हम जो एक्सटर्नल फोर्स मान लो लगाते हैं, इस फोर्स की वजह से कुछ वर्क डन होगा, और इस वर्क डन की वजह से क्या होगा? एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? सरफेस एनर्जी चेंज होगी। देखो बच्चे, इसको हम डेल्टा यू लिख रहे हैं। डेल्टा यू मतलब चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी चेंज होगी। तो जितना हम वर्क डन करेंगे, जो हमारा वर्क होगा उस सरफेस एनर्जी के चेंज में जाएगा। जैसे मान लो हमने ग्रेविटेशन में बताया था, इधर देखो, मान लो बच्चे डस्टर है, ये ताला है, इसको मैं उठा रहा हूँ, तो मैं वर्क कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, और जो मैं वर्क कर रहा हूँ उससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हमारा किया हुआ वर्क पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में जा रहा था वहां पर, बट यहाँ सरफेस एनर्जी बढ़ाने में जा रहा है। किस में जा रहा है? वर्क डन इज इंक्रीजिंग सरफेस एनर्जी चेंज। अब हमें एक्सप्रेशन निकाल ही देना है भाई क्या है। तो देखो अच्छे, कितना वर्क डन है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो थोड़ा सा खींच के हम ले ही आए आगे, फोर्स लगाया, खींच के ले आए यहां तक, मान लो ले आए हम x, और l इसकी लेंथ है, ठीक है। x हमने खींच दिया, ले आए, फोर्स लगाया ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा लगाया, कितना? थोड़ा सा, और ले आए, फोर्स लगाया f, डिस्प्लेसमेंट कितनी की हमने? यहां से यहां तक x इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब देखो अच्छे, f को क्या लिख सकते हैं इधर? देखो अच्छे, हमने आपको बताया था फोर्स क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। 2L मतलब दोनों साइड का लेते हैं ना टोटल, F इनटू, F की जगह क्या लिखना है बच्चे हमको? F की जगह क्या लिखना है? S इनटू, ठीक है अच्छे। अब देखो अच्छे, ये जो एरिया बड़ा है, ये जो एक्स्ट्रा एरिया बड़ा है, इसका एरिया बताना जो बड़ा है, ये जो रीजन, इसका एरिया बता सकते हो क्या होगा? एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? L, और ब्रेथ कितनी है? X। तो एरिया इसका कितना हुआ? चेंज इन एरिया कितना हुआ? इतना एरिया इंक्रीज हुआ ना। अगर इसका देखा जाए, एरिया इंक्रीज जो हुआ वो कितना हुआ? L इंटू एक्स। बट हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहोगे सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि इस साइड भी बढ़ रहा है और उस साइड। अब देखो एरिया बढ़ रहा है तो इस साइड लिक्विड फिल्म के इस साइड भी बढ़ रहा है, इधर का भी एरिया और इधर का भी, तो टोटल एरिया चेंज क्या हो जाएगा? 2Lx। तो ये हो जाएगा चेंज इन एरिया, मतलब इसको क्या लिख देंगे हम? डेल्टा ए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे? इसको डेल्टा ए लिख दें। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है। अगर मान लो हम दोनों इक्वेशन से, इधर देखो बच्चे, अगर हम दोनों इक्वेशन से डेल्टा डेल्टा हटा दें तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी? सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ये आ जाएगी सरफेस एनर्जी। एरिया, ठीक है अच्छे। तो चलो अच्छे कुछ क्वेश्चन देते हैं इसके बेसिस पे। हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक लार्ज ड्रॉप है, उसको हम तोड़ते हैं ऐसे उंगली से, लेकिन किसी से भी तोड़ते हैं, छोटी स्मॉल ड्रॉप में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? आप सोचो कि ड्रॉप को तोड़ने में किस तरीके का वर्क डन। हमने अपने लाइफ में कई बार ड्रॉप को तोड़ा है, जैसे पानी टपक रहा होता है ऐसे यूं मार करके तोड़ा है। एक्चुअल में उसको तोड़ने के लिए हमें ठीक ठाक अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ड्रॉप को तोड़ने से ऐसा क्या होता है जो हमें वर्क डन करना पड़ता है? जब आप ड्रॉप को तोड़ते हो, एक लार्ज ड्रॉप को, उससे कई सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स बनती हैं।
तो वॉल्यूम तो सेम रहती है, क्योंकि उसी ड्रॉप से छोटी छोटी ड्रॉप बनी है, वॉल्यूम तो सेम रहती है, बट एरिया बढ़ जाता है। कोई बच्चा बताएगा एरिया क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि सर वो काफी ज्यादा अमाउंट में फैल जाती है। छोटी छोटी ड्रॉप्स का ओवरऑल एरिया बड़ी ड्रॉप के एरिया से ज्यादा हो जाता है, तो इसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है। और कितना वर्क डन होगा? सेम फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब चेंज इन एरिया मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया क्या हुआ बच्चों? देखो मान लो बड़ी ड्रॉप है, उसका रेडियस हम कैपिटल आर ले लेते हैं, ये लार्ज ड्रॉप है, लार्ज का रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल आर जो है वो स्मॉल का रेडियस है। ऐसी एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो फाइनल एरिया क्या हुआ? एन टाइम्स है मान लो, और एक का एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और बड़ी वाली का पहले का एरिया क्या हो गया? 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो क्या क्या कॉमन ले लेंगे बच्चे, बता रहे हैं? 4 पाई कॉमन ले लें, और कुछ कॉमन आ सकता है? नहीं, एस एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर मान लो आप वैल्यूज पुट करनी है, जैसे क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एक लार्ज ड्रॉप है वाटर की, इसको तोड़ा 64 स्मॉल ड्रॉप में, ठीक है। तो सब ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है, वैल्यूज दे रखी है, लार्ज ड्रॉप वगैरह का रेडियस दे रखा है, तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा? तो ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, बट इस वैल्यूज में हमें कुछ वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। जैसे कैसे? जैसे क्या? देखो बच्चे 4 पाई तो 4 पाई हो गया। सरफेस टेंशन की वैल्यू हमको क्या दे रखी है? दे रखी है नहीं, ठीक है, आ जाएगी। स्मॉल सॉरी जो लार्ज ड्रॉप है इसको कैपिटल आर लिख देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ कैपिटल आर ली है लार्ज ड्रॉप का रेडियस, ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें क्या यहाँ मालूम नहीं, एन भी मालूम है, ये भी मालूम है, क्या मालूम नहीं बताना इसमें से बच्चों? स्मॉल रेडियस। कैसे निकाले बच्चों? देखो बच्चे, अगर स्मॉल ड्रॉप का रेडियस निकालना है तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ, क्योंकि बड़ी ड्रॉप को तोड़ के तो छोटी ड्रॉप बनी है, तो 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन इंटू 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा? स्मॉल आर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। स्मॉल आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। करें? चलो मैं कर देता हूँ, चलो मैं पुट कर देंगे इसको बाद में। तो ये हमारे पास बच्चे वैल्यू आ जाएगी, इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लेना। ऑल्दो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी मेरे पास है जो कि मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, बट खैर मैं ये अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप प्रॉपर टेक्निक लगाओ बच्चे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो समझे इस चीज़ को? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट से एसोसिएटेड है, और हम ये डिस्कस कर रहे हैं। देखो अच्छा, एक्चुअली एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताते हैं। अगर आप कोई एक फ्लूइड को किसी एक टेस्ट ट्यूब वगैरह में डालो, इधर देखो टेस्ट ट्यूब में डालो, इधर देखो बोर्ड पे, तो टेस्ट ट्यूब में जैसे अगर वाटर को डालो, पानी को डालो, टेस्ट ट्यूब में डालने की बात करूँ तो आप ढंग से देखना, तो उसका ऐसे से दिखता है वो पानी में। यस सर। ये जो ऊपर जो शेप होती है इसे मिनिस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मिनिस्कस। तो ऐसे सी कोई शेप बनती है, ऐसा कुछ फॉर्मेशन होती है अगर जैसे डालते हैं। तो सबसे पहले हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये मैंने लिखा बताया, अभी आपको समझ में तो आया नहीं होगा, खैर क्या है, बट मैं बता देता हूँ। देखो ये अगर मान लो मैंने पानी डाला एक ट्यूब में, ऐसा सा मिनिस्कस बन गया, ये जो सरफेस है इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, और ये जो मिनिस्कस बन रहा है इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट पता है ना बच्चों? टेंजेंट सीधी लाइन खींचते हैं। ये जो एंगल बनेगा इसे कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब आप सोचोगे कि हाँ हमेशा एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा ही होता होगा। देखो जब हम किसी ट्यूब में पानी डालते हैं, वाटर डाला, अगर पानी डालते हैं तो इस तरीके का मिनिस्कस बनता है, इसे कहते हैं कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड पता है ना? कनकेव कन्वेक्स पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? कनकेव मतलब केव जैसा शेप, अब बाहर की तरफ है यूं, ठीक है अच्छे, कनकेव अपवर्ड। और अगर मान लो ऐसी ही ट्यूब में अगर मरकरी वगैरह को डालते हैं तो ऐसी शेप नहीं बनती है। कारण अभी हम आपको समझाएंगे। बच्चे कई बार पूछते हैं क्या कारण होता है, ऐसी शेप बनती है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स अपवर्ड। कन्वेक्स अपवर्ड। अब दोनों का हम आपको पूरा कारण समझाएंगे, किन कारणों की वजह से वाटर का ऐसा शेप बनता है, मरकरी का ऐसा बनता है।
बट इन शेप की वजह से इनका एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाता है। इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे लेंगे ये और ये, जो कि ये हो जाएगा बड़ा, ये एक्यूट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस। देखो अच्छे, देखो जैसे इसका मेनिस्कस ऐसे बन रहा है जिसे कहेंगे कॉनकेव अपवर्ड, तो ये ड्रॉ करेंगे, ये बनेगा एक्यूट एंगल, और ये देखो ये कैसा बन रहा है ऑब्ट्यूस एंगल। एग्जाम्पल क्या है, देखो वाटर और ग्लास, पानी अगर ग्लास में डालो तो ऐसा बनता है, अगर मरकरी ग्लास में डालो तो ऐसा बनता है। अब आप कई बार पूछ भी लोगे सर ऐसा क्यों होता है, पानी को डालते हैं तो ऐसा बनता है। और देखो बच्चे ये सारी कहानी होती है एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस की। एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स मतलब आपस का फोर्स, आपस के बीच का फोर्स और पड़ोसी के साथ का फोर्स। पड़ोसी मतलब बच्चे पड़ोसी नहीं, अपना घर का पड़ोसी नहीं, पड़ोसी मतलब यहाँ पर क्या है पड़ोसी, यहाँ और आपस क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स क्या कहलाएगा, कोहेसिव कहलाएगा। और वाटर के साथ क्या है सरफेस, उसके बीच का फोर्स क्या कहलाएगा एडहेसिव। इनके बीच की कहानी की वजह से ऐसा होता है। तो क्या कारण होता है कि वाटर में ऊपर की तरफ चढ़ जाता है ऐसा तिरछा। देखो जब पानी के केस में ध्यान सुनना, वाटर के केस में वाटर के मॉलिक्यूल का फोर्स उतना डोमिनेट नहीं करता, जबकि वाटर का मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल को ज़्यादा पसंद करता है। तो इसका मतलब कौन डोमिनेट करता है, एडहेसिव फोर्स डोमिनेट करता है। मतलब आपस का बंदा आपस के साथ रहना पसंद नहीं करता, दूसरे के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। जैसे मान लो आपका ग्रुप गया घूमने, उनके साथ और दूसरे दोस्त भी मिल गए, और आपका दोस्त चिपक गया उनके साथ ही, जाके उनके साथ घूमने लगे। आप कहोगे यार बड़ी अच्छी आ रही है यार, तो हमारे साथ घूमता था हम जैसे लोग, और तू वहाँ घूम रहा है। मतलब वो क्या हो गया, एडहेसिव, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो वाटर मॉलिक्यूल ग्लास से अट्रैक्ट हो जाते हैं तो किनारे में ऊपर ग्लास की तरफ चढ़ने लग जाते हैं। देख रहे हो कैसे, ये क्यों हुआ, क्योंकि अट्रैक्शन के चक्कर में ऊपर चिपक रहे हैं, इसलिए किनारे जाके ऊपर चढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन में ऊपर खींच रहे हैं, तो इसलिए कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये था वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा था, अपने मॉलिक्यूल के साथ इतना नहीं कर रहा था, वो रोक नहीं पा रहे थे उसको। और मरकरी में उल्टा होता है, मरकरी में कहते हैं हम आपस में रहेंगे, उसके साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मरकरी में इसलिए ऐसा सा मेनिस्कस बनता है क्योंकि मरकरी में कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करते हैं एडहेसिव के अगेंस्ट, मतलब आपस में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं दूसरों के साथ रहने से। अच्छा अब देखो अच्छे क्या होता है कि अगर हम पानी को हाथ पे लें और ऐसे गिरा दें तो फिर भी पानी के कुछ मॉलिक्यूल हाथ पे चिपक जाते हैं। कारण बता सकते हो क्यों, वेट हो जाते हैं, हाथ वेट नहीं हो जाता, पानी डालो हाथ वेट हो जाता है, क्यों? जबकि मरकरी अगर हाथ पे लोगे और छोड़ोगे तो सारा मरकरी हाथ से खाली हो जाएगा। खैर ऐसा करना नहीं, क्योंकि मरकरी मतलब नहीं करना चाहिए, उल्टा टच नहीं करना चाहिए, बट ऐसा मरकरी में नहीं होता। क्यों वाटर में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूल से के साथ रहने से ज़्यादा हाथ के मॉलिक्यूल से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब पूरा पानी डाला, जैसे ही छोड़ा, वाटर के मॉलिक्यूल ने कहा आजा आजा आजा, जो मॉलिक्यूल हाथ के साथ लगे थे वो कहेंगे हम तो नहीं आ रहे भाई, हम तो इसी के साथ रहेंगे। हाथ में कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? भाई हाथ जो भी स्किन के मॉलिक्यूल्स हैं, अभी तो उसको छोड़ो, मॉलिक्यूल क्या होता है, स्किन जिससे बनी हुई है उससे अट्रैक्ट हो गए, समझे, तो वेटिंग हो गई। जबकि मरकरी के मॉलिक्यूल्स क्या थे, सारे आए थे, फिर बाकी जब जा रहे थे तो मरकरी वाले मॉलिक्यूल ने कहा चलो चलते हैं, सब चले गए। तो उससे क्या हुआ, हाथ पे कुछ भी नहीं रहेगा, खाली रहेगा, तो क्या हुआ, वेट नहीं करेगा। कोई दिक्कत बच्चे इसके अंदर? तो ये थोड़ी सी कहानी थी, तो इससे थोड़ा सा रहता है, समझ में आया? वेटिंग नॉन वेटिंग या एडहेसिव कोहेसिव का फर्क है कि एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस पेयर्स पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि वाटर हमेशा वेट करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल हाथ के मॉलिक्यूल से ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है तो वेट करेगा। कई कई चीज़ें स्प्लैश प्रूफ होती हैं, आपने देखा होगा पानी डालते हैं तो पानी उससे स्लिप कर जाता है, उस पर टिकता नहीं है। आजकल फ़ोन वोन भी आ रहे हैं स्प्लैश प्रूफ आ रहे हैं, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता ही नहीं है, उससे अट्रैक्शन ही नहीं होता, तो क्या करता है, वहाँ से क्या होता है, हट जाता है। तो ये नहीं है कि पानी चिपकेगा ही चिपकेगा, वाटर हमेशा वेटिंग नहीं होता, ये पेयर पे डिपेंड करता है। कई सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल रहने से अच्छा कहता है कि तुझसे अच्छा तो मैं अपने वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ही रह लूँ, समझे बच्चे? तो इसमें ऐसे में वेटिंग नहीं होती है। स्प्लैश प्रूफ आपने देखा होगा ना, फोन आ रहे हैं स्प्लैश प्रूफ, इस पर वाटर टिकता नहीं, पानी डालोगे एकदम से हट जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है। अब ये मत सोचना कि हमेशा वाटर वेटिंग होती है, जनरल। अब हम थोड़ा सा इलस्ट्रेशंस ऑफ सरफेस टेंशन डिस्कस करते हैं, ऑल तो इसकी कई सारी इलस्ट्रेशन होती है, बट हम 2-3 डिस्कस कर रहे हैं, बाकी नोट्स आप लोग देख लेना। पहली इलस्ट्रेशन ये होती है कि लिक्विड ड्रॉप और जो बबल्स होते हैं उनकी शेप स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल इसलिए होती है कि स्फेयर का सरफेस एरिया कम होता है, अच्छी खासी वॉल्यूम कंटेन करता है। सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एनर्जी कम होगी, सरफेस एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी।
दूसरा ये, अगर हम एक नीडल को आराम से प्लेस करें वाटर में तो वो डूबेगी नहीं, क्योंकि जो वाटर का जो अपर सरफेस होता है वो थिन मेम्ब्रेन की तरह, सरफेस टेंशन की वजह से मेम्ब्रेन की तरह रहता है, खिंची हुई लेयर की तरह रहता है, तो आराम से प्लेस करोगे तो वो डूबेगी नहीं, और कीड़े मकोड़े भी छोटे छोटे चल पाते हैं उस पर। तीसरा ये कि अगर हम शेविंग ब्रश को पानी में डिप करते हैं तो उसके सारे जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, थ्रेड्स होते हैं वो फैल जाते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ खींचते हैं, एडहेसिव फोर्स की वजह से खींचते हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं सरफेस टेंशन और एनर्जी से रिलेटेड, तो देख लेना बच्चों, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम